हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल। अभी तक की सबसे बड़ी, ठीक है, बोलते हैं ना, सबसे बड़ी जो सीरीज बनेगी ऑफ सेक्शंस, वो अब बनने वाली है ऑफ एसेस, जो कि है आपकी ऐसे 500 की सीरीज। तो आई होप आप रेडी हैं ऐसे 500 के लिए, और आपने अभी तक के सारे मैराथन्स देख लिए ऐसे के। अब 500 की सीरीज की बारी है, जिसमें कितने हैं टोटल? एक, बच्चे सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 एसेज आर हियर। और पूरे 11 ऐसे ढंग से करेंगे हम लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सबसे पहला ऐसे जो हमारे पास है वो है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस सबसे पहला जो आपके पास है। अच्छा, तो सर ये ऑडिट एविडेंस के ऐसे का स्कोप क्या है? देखो सर, एकदम सिंपल सी बात है। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ऑडिटर तब तक कोई कमेंट नहीं दे सकता जब तक उसके पास सबूत ना हो, और सबूत की भी क्वालिटी होती है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए हमको। अप्रोप्रिएटनेस एज इन क्वालिटी, सफिशिएंटनेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सो यहां पर ऐसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर पर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. The responsibility is to obtain sufficient and appropriate audit evidence on which to draw conclusion about audit process. Deactivate power saving mode. On which to draw conclusions for audit opinion. To draw conclusion for audit opinion. ठीक है। अब इसी में ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीडियर, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। वो भी किस तरीके का? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट तरीके का। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट तरीके का क्या चीज के लिए? टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, इस पर्पस के लिए। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, एक बार देख ले।
टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस के बारे में अपना मतलब ऑडिट ओपिनियन अपना कंक्लूजन में डालना है। अब सर कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन किस टाइप की होनी चाहिए? इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बोलता हूँ, ऑडिटर कुछ खोजने गया, वो मिल गया तो भी एविडेंस है, नहीं मिला तो भी एविडेंस है। अगर ऑडिटर कुछ खोजने गया, मिल गया तो भी एविडेंस है, नहीं मिला तो भी एविडेंस है, दोनों ही चीजें एविडेंस है, मिला तो भी नहीं मिला तो भी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस क्या बोलता है सर? द ऑडिटर shall consider the relevance and reliability of the audit evidence मतलब एक ऑडिटर को ऑडिट को एविडेंस में कोई चीज डालनी है या नहीं डालनी है, उसको सिलेक्ट करने से पहले उसको उसकी रिलायबिलिटी और उसके रेलेवेंस को चेक कर लेना चाहिए। ऑडिटर शैल कंसिडर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, हाईलाइट कर दो रेलेवेंस, हाईलाइट कर दो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, दोनों आर राजकुमार। तो ये दोनों चीजें चेक करनी चाहिए। अब इसमें मतलब लॉजिक क्या है, रिलायबिलिटी में आपको यह देखना है कि अगर फ्रॉम द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब आपको मैनेजमेंट खोज के लाके दे रहा है, तो दिस इज लेस रिलायबल। अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन खोज के लाके दे रहा है तो दिस इज लेस रिलायबल। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ, मतलब ऑडिटर खुद से लेके आ रहा है, इट इज मोर रिलायबल। ठीक है, इट इज मोर रिलायबल। अब रेलेवेंस क्या है? फॉर द पर्पस। अब भाई अगर तुम लॉजिकली मैं बोल रहा हूं, अगर तुम सेल्स चेक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए डेटर्स, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ये सब इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होगा, तुम्हारे लिए ये रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ठीक है, एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग दो तरीके के प्रोसीडियर करेंगे। एक करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, और एक होंगे आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर इसीलिए पहले आया था। हाँ, इसीलिए वो पहले आया था। फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर में दो तरीके के प्रोसीडियर होते हैं। एक होता है टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसको बोलते हैं कंप्लायंस, और एक होता है टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसको बोलते हैं सब्टेंटिव। तो दो तरीके के हो गए, एक रिस्क असेसमेंट, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर, एक सब्टेंटिव, एक कंप्लायंस। अच्छा, अब देखो सर, यहां पर ना हम एक चीज आपके दिमाग में क्लियर करते हैं। ठीक है, कभी कभी ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन दो शब्दों को कब यूज करना है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीडियर और एडिशनल ऑडिट प्रोसीडियर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इन लोग दोनों को यूज कब करना है। ठीक है, इन लोग दोनों को यूज कब करना है, तो एकदम क्लियर कट बताता हूं मैं। आपने एक मेथड यूज किया एविडेंस ऑब्टेन करने का, कौन सा ऑडिट प्रोसीडियर भाई?
ICI ऑब्जर्व एक्सटर्नल रीपरफॉर्मेंस, कोई एक यूज किया, इंक्वायरी किया, इंक्वायरी से अलग डेटा निकल के आया, इंस्पेक्शन से अलग डेटा निकल के आया, मतलब दोनों का कंक्लूजन अलग अलग निकला। इनकंसिस्टेंसी in audit evidence from different sources, inconsistency in audit evidence from different sources, ठीक है, inconsistency in audit evidence obtained from different sources, inconsistency, ठीक है। तो उस केस में यू गो फॉर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीडियर, ठीक है। लेकिन सर मान लो अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीडियर। अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है, नो इनकंसिस्टेंसी, मतलब नो इनकंसिस्टेंसी इन ऑडिट प्रोसीडियर, हर एक जगह से हमको सेम ही मिल रहा है, हर एक जगह से हमको सेम ही आउटकम मिल रहा है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है इन ऑडिट प्रोसीडियर, हर एक जगह से सेम ही आउटकम मिल रहा है, एवरी प्लेस आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल ऑडिट प्रोसीडियर, इसको बोलते हैं एडिशनल। तो ऑल्टरनेट कब है? जब इनकंसिस्टेंसी मिल रही है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर करती है, तो उस केस में ऑडिटर can use the work of the expert, वो एक्सपर्ट का काम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट का काम जो यूज करते हैं ठीक है, ऑडिट के एक्सपर्ट के काम में यूज करते हैं। ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, बट फर्स्ट उससे पहले उसको क्या करना है, उससे पहले उसको उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, CCO जिसको बोलते हैं, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को आप एनालाइज करें। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर कर लिया, ठीक है, जो ये काम करेगा। तो पहले वही है कि पहले देखो कि क्या एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट है तो तुम देखो कि क्या तुम एक्सपर्ट के काम को यूज करना चाहते हो कि नहीं। अगर तुमने डिसाइड किया कि नहीं हमको तो एक्सपर्ट यूज करना है, तो फिर ठीक है, तो तुम एक्सपर्ट को इस्तेमाल करो। बट अगर तुम एक्सपर्ट को नहीं यूज करना चाहते तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यू कैन इग्नोर द एक्सपर्ट एज वेल, देयर इज नो 100% रिक्वायरमेंट कि होना ही होना पड़ेगा एक्सपर्ट को, कोई जरूरी नहीं है, चाहो आप इग्नोर भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक्सपर्ट का काम ना भी यूज करो, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आओ सर, अरे मेरी ऑडिट की 1.5 डे वाली वीडियो कहाँ चली गई? रुको, अच्छा 1 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ, वो जरा सा मेरे को इसको देखना है, उसके बाद फिर यहीं से रिज्यूम करता हूँ। हाँ,
तो अब ऐसे 500 हो, हाँ, तो अब ऐसे 500 हो गया, ऐसे 500 डन। अब बात आती है ऐसे 501, ठीक है, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ठीक है, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अब यहां पर क्या है सर, 3 आइटम है 501 में, ठीक है, 3 आइटम है जिसपे ऑडिटर को खासम खास ध्यान देना होता है, जिसमें एक है आपका इन्वेंट्री, एक है लिटिगेशन एंड क्लेम, और एक है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये 3 चीजों पर ये स्टैंडर्ड बड़ा ही छोटा है, ये स्टैंडर्ड सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में ही बात करता है। आ जाओ सर देखते हैं, ऐसे 501, ठीक है, ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन अबाउट सिलेक्टेड आइटम्स। स्पेसिफिक कंसिडरेशन अबाउट सिलेक्टेड आइटम्स। आ जाओ सर। ओके, तो सर ये मतलब बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है, हम एक आइडिया देते हैं। 3 ऐसे आइटम हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली कुछ ऑडिट प्रोसीडियर्स करने होते हैं, तो फोकस सिर्फ उन 3 आइटम के ऊपर ही है कि स्पेसिफिकली इनके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले आता है स्कोप। अब मेरे को लगता है आपने शायद स्कोप गेस कर लिया होगा कि इसका स्कोप यही होने वाला है कि इन 3 आइटम के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। बात सही है, सही गेस किए। दिस ऐसे डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स responsibility, auditor's responsibility to obtain sufficient and appropriate audit evidence फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। भैया जो सिलेक्टेड आइटम है उस पर ही ऑडिटर जाके स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात करेगा और उसी का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव है ई सी एंड पी, ईसीपी या पीईसी, पैक। ऑब्जेक्टिव क्या है? पैक। अरे ऑब्जेक्टिव क्या है? पैक। क्या हो गया भाई, ये बना के ही मानेगा क्या? ऑब्जेक्टिव है पैक, पीईसी। क्या है? द एसे रिक्वायर्स द ऑडिटर, द एसे रिक्वायर्स द ऑडिटर, क्या सर? पी, presentation and disclosure of segment information as per FRF, presentation and disclosure of segment information as per FRF। मतलब FRF के मतलब सेगमेंट से रिलेटेड हमारा जो पॉइंट है, हमने बोला ना 3 पॉइंट आते हैं इसमें, तो सेगमेंट से रिलेटेड हमारा जो पॉइंट है वो फोकस क्या कर रहा है? एफआरएफ पर। दूसरा कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर पर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो बोल रहा है आप चेक करो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री।
existence and condition of inventory. Existence and condition of inventory. Next, C, वो बात कर रहा है completeness of litigation, मतलब कंप्लीटनेस क्यों बोला सर इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ छुपा के रखा है? तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने कोई कंपनी ने कोई लिटिगेशन जो उसके ऊपर लगी है उसको छुपा के रखा है. कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स. ठीक है, तो तीनों चीजों के रिलेशन में हमको बस ये तीन चीजें चेक करनी है और कुछ नहीं. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. इन्वेंट्री के लिए हमें एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखनी है, क्लेम्स के लिए कंप्लीटनेस देखना है और सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है. एज सिंपल एज दैट. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. अब चलो एक एक करके उठाते हैं. सबसे पहले इन्वेंट्री. अगर इन्वेंट्री मटेरियल है, वो सब केस में इन्वेंट्री मटेरियल होगी जरूरी नहीं है. मेरे केस में इन्वेंट्री मटेरियल नहीं, हम टीचर हैं. लेकिन जिनके लिए इन्वेंट्री मटेरियल है उस केस में अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन. उस केस में भैया आपको फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करनी चाहिए, जाना चाहिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पर, जरूरी है. दूसरा, अगर मटेरियल है परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीडियर्स ऑन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. ओके, अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, अगर ये हैपेंड ऑन अ डे अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुए 31 मार्च को, इन्वेंट्री काउंटिंग हुई है 30 जून को. तो ये जो डेट का डिफरेंस है 31/3 से 30 जून, ये जो पीरियड है इसके ऊपर ऑडिटर को करने हैं एडिशनल प्रोसीडियर्स. देखो एडिशनल यूज किया क्योंकि अभी तक उसको कुछ मिस स्टेटमेंट मिला ही नहीं है, इसलिए उसने एडिशनल वर्ड यूज किया. क्योंकि कभी तक कुछ मिस स्टेटमेंट मिला ही नहीं है, इसलिए एडिशनल यूज किया गया. ओके, तो ये हो गया इन्वेंट्री से रिलेटेड. नेक्स्ट, अच्छा, अब मान लो कभी कभार क्या होता है कि नहीं अटेंड कर पाया फिजिकल काउंटिंग, कोशिश किया ऑडिटर बट फिजिकल काउंटिंग नहीं अटेंड कर पाया ड्यू टू अनफॉरसीन सिचुएशन. ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इसी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल काउंटिंग के बारे में. फिजिकल काउंटिंग के बारे में, तो फिजिकल काउंटिंग में केस 1 ये हो सकता है. ठीक है, केस 1 हो सकता है ही इज अनेबल टू अटेंड ड्यू टू अनफॉरसीन सिचुएशन. है पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, खुद की तबीयत खराब हो गई थी, तब उसको क्या करना पड़ेगा? अदर प्रोसीडियर्स करने पड़ेंगे. वैसे वो एंटिटी को रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भैया रिक्वेस्ट कर लिया और एंटिटी ने दूसरे दिन अलाउ कर दिया तो वो भी चलेगा. ठीक है, केस 2. ठीक है, केस 2, इट वॉज इनप्रैक्टिकेबल
रात को 2 बजे बुला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेट प्रोसीडियर ट्राई करूंगा, ठीक है, ऑल्टरनेट प्रोसीडियर ट्राई करूंगा, क्योंकि देखो सर, अभी देखो समझाता हूं, ऑल्टरनेट प्रोसीडियर ट्राई करूंगा, इट इज पॉसिबल, ओके, नो, मॉडिफाई रिपोर्ट। देखो फर्क देखो, पहले वाले में ऑडिटर को कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं किया, जब ऑडिटर को प्रॉब्लम थी, तो ऐसे केस में क्या बोले, ऐसे केस में हम सीरियस नहीं थे, तो ऐसे केस में क्योंकि गलती हमारी थी, क्योंकि गलती हमारी थी, ऐसे केस में हम लोग सीरियस नहीं थे। ऐसे केस में हमने ऑडिटर को कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती हमारी थी, ठीक है। अगर यही गलती हमारी ना होके, ठीक है, एंटिटी की होती, तो देखो एंटिटी के साथ इसने क्या किया, एंटिटी ने इम्प्रैक्टिकेबल किया, बोला दूसरा दिन कर, तो बोला कि ऑल्टरनेट कर लेता हूं, ऑल्टरनेट नहीं हो पाया, सीधा मॉडिफाई कर दिया। लेकिन अपने केस में क्योंकि अपनी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी थी, उसमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा चीजों को, क्योंकि खुद की गलती थी। क्योंकि क्या थी, खुद की गलती थी वैसे केस में, तो एक्सेप्ट करना पड़ा, जो चीजें थी उनको मानना पड़ा। अच्छा, तो ये हो गया सर इन्वेंट्री से रिलेटेड। अब आते हैं सर लिटिगेशन और क्लेम्स, ठीक है, लिटिगेशन और क्लेम्स है। तो ये इन्वेंट्री की कहानी बस इतनी थी। अब आते हैं लिटिगेशन से, यहां पर ऑडिटर का लॉयर से बात करवा देंगे। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, अब यहां कहानी क्या है थोड़ा देखते हैं। क्या बोलता है, ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीडियर्स, ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीडियर्स to identify litigation and claims। देखो पहले तो मैनेजमेंट से पूछेगा, अगर मैनेजमेंट खुद ही बता दी तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो देखो सबसे पहला है इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, सीधा मैनेजमेंट से पूछो, आस्क द मैनेजमेंट कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद करो रिव्यू, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। नेक्स्ट, अब रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस। मतलब बेसिकली इससे हमको समझ में आ जाएगा कि कंपनी जितने पेंडिंग केसेस दिखा रही है और जितने पेंडिंग केसेस एक्चुअल है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन लिटिगेशन एंड क्लेम, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इफ ऑडिटर is of the opinion, if the auditor is of the opinion that ROM is high, risk of material misstatement ज़्यादा है, ROM is high, risk of material misstatement ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेगा, he will try for external confirmation। किसको, मोदी जी को? नहीं भाई, external confirmation with management। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेगा किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, सॉरी विथ लीगल काउंसिल, मैनेजमेंट का लीगल काउंसिल, मैनेजमेंट का लीगल काउंसिल उससे डायरेक्टली बात करेगा कि भैया बताओ कहानी क्या है, कहानी क्या है। अच्छा, अब मान लो क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, ही इज
अनेबल टू कम्युनिकेट, क्यों सर? मैनेजमेंट डिनाइड, अनेबल टू कम्युनिकेट, मैनेजमेंट डिनाइड, मैनेजमेंट बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे, ठीक है, ऑडिटर गुस्सा निकालेगा अपना, ऐसे 705 सीधे रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, बोलेगा बेटा तुम हमको रोके हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऑडिटर हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ही विल ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन, a written representation of all possible litigation and claims according to company, कंपनी बोली हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ऑडिटर भी बोलेगा अच्छा ठीक है तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, चलो ठीक है बढ़िया है, तुम्हारे हिसाब से होगा तो होगा, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। पर पहले एडिशनल प्रोसीडियर करने पड़ेंगे, खुद खोजने की कोशिश। अब आया लास्ट वाला इसका स्पेसिफिक कंसिडरेशन का, सेगमेंट रिपोर्टिंग या सेगमेंट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर तो सबसे पहले हमको एविडेंसेस चाहिए रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, मतलब कैसे बांटा है सेगमेंट, प्रॉफिट्स के बेसिस पे बांटा है, लाइफ ऑफ द गुड्स के बेसिस पे बांटा है, टाइप्स ऑफ एरिया वाइज बांटा है, या सेल्स वाइज, एरिया वाइज है कि रीजन वाइज है, कैसे बांटा है, स्टेट वाइज है। तो सबसे पहले इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड मेथड ऑफ सेगमेंट डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट, सेगमेंट डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट, कि इसको बनाया कैसे गया है और इसको असेस कैसे किया गया है। और इसमें पता है एक और चीज बोलता है, परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। अब इसमें क्या होगा पता है, मान लो उन्होंने बनाया है प्रोडक्ट वाइज, मैं ना अब एरिया वाइज बना के चेक करूंगा, अरे रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। उन्होंने प्रोडक्ट वाइज बना के परसेंटेजेस निकाली, हमने एरिया वाइज निकाल के प्रॉफिट्स निकाले, सेम ही आने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, टोटल प्रॉफिट तो सेम आना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है हमको समझ में आ जाएगा। ये बन गया सर ऐसे 501। एक बार मैं 1.5 डे प्लान तो शेयर कर दूं, ये बन गया ऐसे 501। हाँ 501 बन गया, ठीक है। अब रुको एक बार मैं पॉज करके प्लान शेयर कर देता हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ओके। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऐसे क्या बोलता है, चलिए सुनते हैं, ठीक है। पहली बात ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, मीन्स व्हाट डज दिस मीन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, what does this mean, ओके। तो अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में पहले मतलब यहां पर है क्या, कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं, ये एक मेथड है, ठीक है। एक्चुअली इसके ऊपर ऐसे बनाया गया है पूरा का पूरा 505, बट एक्चुअली में ये एक एविडेंस ऑब्टेन करने का मेथड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि भैया अगर कोई डिटेल यहाँ पर है और हमको उस डिटेल पर अपडेट चाहिए तो हम एक्सटर्नली उसको कंफर्म करवा लेते हैं
उस आदमी को डायरेक्टली पूछ के कि वेदर ये सही है या नहीं, वो होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो सबसे पहले आता है स्कोप। तो व्हाट इज द स्कोप? दिस ऐसे डील्स विथ द external auditors confirmation procedure to obtain audit evidence. ये तो हो गया स्कोप। अब बात आई सर इसमें ऑडिटर का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरीफाई करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरीफाई करना। ठीक है। टू ऑब्टेन ईसी लिखूंगा, टू ऑब्टेन ईसी in order to establish relevancy of audit evidence. देखो सर, मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमने 2-3 जगहों से एविडेंसेस ऑब्टेन किए। अब हम क्या कर रहे हैं, वो एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद हम बस इतना कर रहे हैं कि अब वो एविडेंस मिल गए हमको। अब हम उस एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे तरीके से, कैसे? एक्सटर्नली उसको कंफर्म करा के। ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीडियर में, ठीक है, इसके प्रोसीडियर में 4 स्टेप होते हैं। इसके प्रोसीडियर में 4 स्टेप होते हैं। क्या स्टेप होते हैं सर? 4। DSDS क्या है सर? ये DS स्क्वायर। सबसे पहले डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करानी है आपको? क्या कंफर्मेशन चाहिए? सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। अरे किससे करवानी है? किसी से भी तो नहीं करवा सकते ना, जिस पार्टी से करवानी है वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट। अब इसमें आपको देखोगे 2 तरह की रिक्वेस्ट आती हैं इसमें। एक पॉजिटिव होती है रिक्वेस्ट, एक नेगेटिव होती है। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव में क्या होता है, सही हो या गलत हो आपसे सामने वाला रिप्लाई एक्सपेक्ट करता है। मतलब ऑडिटर जब पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजता है, सही हो या गलत हो वो आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करता है। ये तब वो करता है जब उसको किसी चीज़ में रिस्क कम लग रहा है, एक्सेप्शन का रेट कम लग रहा है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अब क्या बोला मैंने? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम लग रहा है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और एक्सेप्शन रेट की उम्मीद कम है। नेगेटिव वाली कब करता है? जब एक्सेप्शन रेट की उम्मीद ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है और इंटरनल कंट्रोल भी आपके काफ़ी डिक्चिक है। ठीक है, काफ़ी डिक्चिक है। काफ़ी डिक्चिक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये बोला, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार पॉजिटिव तो ज़्यादा रिलायबल होता है, फिर उसमें इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग वाली रिक्वायरमेंट क्यों मांग रहे हैं, है ना? आप लोग में से कुछ लोगों के दिमाग में आया ना? आप लोग में से कुछ लोगों के दिमाग में आया
ठीक है, अच्छा हुआ आया, ये आना चाहिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। ठीक है, इसीलिए जानबूझ के मैंने उल्टा लिखा है। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। 7:30 निकले, इसीलिए मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। ठीक है, सो दैट आप ना इस चीज को सोचो और एग्जाम में ये गड़बड़ ना करो। ये पूरा का पूरा ऑपोजिट है। ऑपोजिट एज इन, देखो, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम कब करते हैं? जब मेरे को पता है, ठीक है, जब मेरे को डर लग रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स मेरे वीक हैं, हमको अंडर एनी सर्कमस्टेंस जवाब चाहिए। ठीक है, तो जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होता है, इंटरनल कंट्रोल वीक होते हैं और एक्सेप्शन रेट की हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तब हम पॉजिटिव में जाते हैं। नेगेटिव में कब जाते हैं? जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है, इंटरनल कंट्रोल सुपर स्ट्रांग है और एक्सटर्नल मतलब एक्सेप्शन रेट बहुत ही कम की उम्मीद है मेरे को, तब जाते हैं। तो यहाँ पर अब डिज़ाइन कौन सी करनी है रिक्वेस्ट, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिकली देखो तो सारी चीज़ घूम फिर के ऐसे 315 पे ही डिपेंड करती है कि ऑडिटर का वहां पर क्या असेसमेंट था रिस्क का, और उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा मूव करता है क्राइटेरिया। तो डिटरमाइन हो गया, सिलेक्टिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, लास्ट सेंडिंग द रिक्वेस्ट। सेंडिंग द रिक्वेस्ट, तो ये हो गया सर प्रोसीडियर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक कैटेगरी बड़ी दमदार आती है, मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैनेजमेंट ने ही रिफ्यूज कर दिया है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं जाएगा, जो ठीक लगे कर लो। मैनेजमेंट ने ही रिफ्यूज कर दिया है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं जाएगा, जो ठीक लगे कर लो। ठीक है, नहीं भेजने दिया, अलाउ नहीं किया। तो यहां से एक चीज आती है, क्या ऑडिटर को पहले पूछना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप किसी की कंपनी में घुस के कोई चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हो तो पहले पूछना पड़ेगा ना। किसी के घर में घुसते हो, घंटी बजाते हो, तो मे आई कम इन पूछते हो थोड़ा ना, उसको धक्का दे के अंदर घुस जाते हो। तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये तो करना चाहिए। तो बेसिक मैनर्स हैं, ठीक है, कि आपको अगर किसी के घर में घुस रहे हो तो परमिशन तो लोगे ना, थोड़ी ना उसको धक्का दे के अंदर घुस जाओगे। नहीं सर, हम तो कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, ठीक है, ऑडिटर रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड। अब ऑडिटर क्या करेगा? पहले ऑडिटर विल इवैल्यूएट रीजंस। ऑडिटर पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है सर, मतलब आप क्यों मना कर रहे हो? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? वाई आर यू डिनाइंग मी द राइट टू गेट एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ठीक है, मैनेजमेंट रीजन देगी। ठीक है, ऑडिटर को लगा रीजनेबल है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? अदर ऑडिट प्रोसीडियर्स। उसको रीजनेबल लगा, बोले नहीं यार ठीक है। मैनेजमेंट क्या रीज़न दी? बोले देखो यार, उन लोग ने, आप उस क्रेडिटर से पूछना चाह रहे हो, हमारा उस क्रेडिटर के साथ एक क्लेम चल रहा है, एक केस चल रहा है, अब वो तो हमारे बारे में नेगेटिव ही बोलेगा, तो ऐसे केस में आप क्यों ही करना चाहते हो? ठीक है, अगर इसको लगा नॉट रीजनेबल, ठीक है, अब ये करेगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीडियर। ठीक है, उससे ना एविडेंस मिला, एविडेंस ऑब्टेन, तब तो ओके, नो प्रॉब्लम।
नॉट ऑब्टेन्ड, ये सीधा क्या कर देगा पता है, मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट। रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, अब देखो इसी से दूसरा बना देता हूं, ऑडिटर रिक्वेस्टेड, मैनेजमेंट अप्रूव्ड। मैनेजमेंट ने अप्रूव किया तो ऑडिटर ने क्या किया, डीएसएस किया, वही ऊपर जो लिखा है, ऑडिटर ने डीएस स्क्वायर किया, यही डीएस स्क्वायर, डिटरमाइन सिलेक्टिंग सेंडिंग डिजाइनिंग और सेंडिंग, ऑडिटर ने भेज दिया। अब जैसे ही ऑडिटर ने आया, अब ऑडिटर को क्या करना है, इवैल्यूएट रिस्पॉन्सेस। इवैल्यूएट करना है रिस्पॉन्सेस। ठीक है सर, अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं, नो एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन रिसीव्ड ही नहीं हुआ, जो सोचा था वही आया, कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, ओके। दूसरा केस, एक्सेप्शन रिसीव्ड, मतलब जैसा एक आदमी को सोचा था कि जैसा रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है, तुम अभी भी अकाउंट्स में ही फंसे, उसी में लॉ में फंसे हुए हो। एक्सेस मिला क्या, आइए, तो एक्सेप्शन रिसीव, तो अब वो क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर्स, फर्दर, अब यहां पर आ जाएंगे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीडियर्स, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीडियर्स। डन, तो यहां पर जाके मैटर थम सा जाएगा, ठीक है, यहां पर अब दूसरे प्रोसीडियर करेगा और दूसरी चीजें निकालेगा। ठीक है, तो ये है सर आपका पूरा का पूरा, इससे यहां पर क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है कि कौन सा कंफर्मेशन कब लिया जाता है। तो ये है आपका ऐसे 505, ऊपर टिक कर दें, 505। अब आया सर 510, ऑडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे 510 ऑडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, चलो, तो ऑडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस में आते हैं, इनिशियल ओपनिंग बैलेंसेस। तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा क्या होने वाला है सर,
हम लोग सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू चेक ऑल ओपनिंग बैलेंसेस. सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा, ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो चलो सर देखते हैं. सबसे पहले आया स्कोप. दिस essay deals with verification of opening balances, in conducting. अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, या न्यू एक्सटर्नल ऑडिटर है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम कंपनी का ऑडिट हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि न्यू ऑडिटर आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, दो चीज समझना है. ठीक है, सिर्फ दो चीज है ऑडिटर को वेरीफाई करना. ऑडिटर टू असेस, सिर्फ दो चीजें. वेदर opening balances contain any misstatements, वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन एनी मिसस्टेटमेंट. मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं. और दूसरा कि जो पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंस में लगी थी, अकाउंटिंग पॉलिसी, वो सेम पॉलिसी लगी है. मतलब अगर पिछले साल डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे था तो इस बार भी एसएलएम पर ही है. पहले अगर डब्ल्यूडीवी पे था, अभी भी डब्ल्यूडीवी है. अगर पहले इन्वेंट्री कॉस्ट पर वैरी की गई थी, अभी भी कॉस्ट पर ही है. मतलब बेसिकली यही चेक करना है कि जो चीजें पहले थी वो अभी सेम है कि नहीं. whether appropriate accounting policies have been consistently applied. And if any change occurs, it has been properly accounted and presented for. मतलब अगर कोई चेंज है तो उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है, प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो ये है भैया ऐसे का ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चलो तो बेसिकली दो ही चीज चेक करनी है हमको कि वेदर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, और दूसरा कि जो ओपनिंग बैलेंसेस पर पॉलिसीज लगी हैं वही पिछले साल ओपनिंग वही है जो इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होगा. तो पिछले साल जो लगी हैं और इस साल जो लगी हैं वो सेम है, और अगर कुछ बदलाव है तो इट हैज बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर. बस इतने सी काम, और कुछ नहीं. आओ सर. ऑडिट प्रोसीडियर. अब ओपनिंग बैलेंसेस, पॉलिसी, और दूसरा इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब समझो बात को, अगर पिछले साल कोई दूसरा ऑडिटर था, इस साल मैं हूं,
तो पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट से भी मेरे को ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ कुछ पता चल जाएगा ना। जैसे पिछले साल अगर कोई आइटम को मॉडिफाई किया गया था तो मैं बस यही चेक करूंगा कि इस साल उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं, मेरे को समझ में आ जाएगा कि वेदर देयर हैज बीन एनी चेंजेस और इट इज स्टिल द सेम। कि मेरे दिए गए सजेशन को माना गया है या नहीं माना गया है, मेरे को समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे नहीं, जिसने दिए थे उसके। मैं तो लास्ट ईयर ऑडिटर था ही नहीं, इस साल हूं। चलो तो आओ सर पहले ओपनिंग बैलेंसेस में देखें। तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले क्या करना होगा ऑडिटर को हमारे, रेफर मोस्ट रीसेंट ऑडिट मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेफर मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही पिछले साल के स्टेटमेंट्स को चेक कर लो। ठीक है। कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस डिटर्मिनेशन। अरे भैया लैपटॉप है ना, मतलब सॉफ्टवेयर कर रहा है ना, बट एक बार फिर भी चेक कर लो। कभी कभार सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ होती है, तो एक बार चेक कर लो कहीं सॉफ्टवेयर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा, तो एक बार चेक कर लो, जस्ट अपने मन को शांत करने के लिए। नेक्स्ट, वेदर ओपनिंग बैलेंस have appropriate where opening balance have appropriate accounting policies. Whether opening balances have appropriate procedures. अब ओपनिंग बैलेंसेस पर आप प्रॉपर प्रोसीडियर इंप्लीमेंट करो। कौन से प्रोसीडियर? ऑडिट प्रोसीडियर इंप्लीमेंट करो और आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी पहले क्या किया, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया, फिर एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पर कुछ कुछ प्रोसीडियर कर लिए, वेरिफिकेशन नॉर्मल कर लिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई है, अब मैटर है थोड़ा सीरियस। ऑडिटर को कुछ गड़बड़ मिल गई है ओपनिंग बैलेंस में, और वो बोल क्या रहा है, ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस there is misstatement in current year books. Misstatement in current year books. ये दिक्कत है। बोला पुराने स्टेटमेंट में तो मिसस्टेटमेंट थी, और क्योंकि उसमें मिसस्टेटमेंट है उसके वजह से जो करंट ईयर वाला है वो भी मिसस्टेटेड हो गया। मतलब एक पे एक हो गया, बेसिकली एक पे एक हो गया और कुछ नहीं। उसमें गड़बड़ थी, उसके चलते इसमें भी गड़बड़ हो गई। ठीक है। अब आई सर पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आओ सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज shall be consistently applied. अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। पीरियड दर पीरियड, ओपनिंग से क्लोजिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली अप्लाई होनी चाहिए। तो ऑडिटर बेसिकली क्या करेगा, ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence that the same has been done, that the same has been done। ये चेक करो वेदर प्रॉपर सेम चीज की गई है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लास्ट वाला तो बड़ा सिंपल है।
if modification in predecessor auditor's report check for modification in current year's audit report. मतलब बेसिकली बोल रहा है एक चीज वेरीफाई कर लो, अगर प्रीवियस वाला मॉडिफाई करके गया था तो उसका क्या इंपैक्ट इस साल वाले में आ सकता है. ठीक है, क्या इंपैक्ट इस वाले में आ सकता है. What will be the changes? मैं अब एक सेकंड रुकना बेटा, आपके नोट्स का काम करवा दूं. हर्ष, हर्ष बेटा वो अभी उसमें एक्सेस मिल गया होगा आपको, तो नोट्स अपलोड कर दो. ओके, आ जाओ सर वापस. तो ये हो गया भैया ऑडिट प्रोसीडियर की पूरी कहानी. अब आए सर, ये तो हमने प्रोसीडियर किया. अरे प्रोसीडियर करके कुछ तो आदमी कंक्लूड करेगा. प्रोसीडियर करके कुछ तो कंक्लूड करेगा, तो कुछ तो होगा ना प्रोसीडियर करके कंक्लूड. तो भैया क्या है, ठीक है, प्रोसीडियर करके कुछ तो कंक्लूड करेगा. मतलब कोई तो एनालिसिस निकल के बाहर आएगा कि भैया ये रीजन है या वो रीजन है. तो अब आया सर ऑडिट प्रोसीडियर. ऑडिट ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, अब आया सर ऑडिट का कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. अब तीनों सेंस में हम अपना कंक्लूजन देंगे. ठीक है, पहले ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड, बहुत अच्छा ऐसे है ये. ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड सर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मेरे को एविडेंस मिला ही नहीं, नो एविडेंस ऑब्टेन्ड, तो फिर डिस्क्लेमर. और यार जरूर कमेंट में बताना वीडियो के नीचे नोट्स कैसे लगे आपको. डिस्क्लेमर ये सब मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए, ना कल तक तो फाउंडेशन से टाइम ही नहीं मिला था. ठीक है, और क्योंकि 7 दिन हो गए थे लगातार, दो 2.5 घंटा 1.5 घंटा सोए, तो कल थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी रात में. वरना मैंने ना आज ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना. मैंने पुश किया था थोड़ा, ठीक है, 200 की सीरीज़ का आधा रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब अजीब सा होने लगा था. तो फिर मैंने बोला चलो कल सुबह रिकॉर्ड कर लूँगा. और कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं पूरा का पूरा आपको रिकॉर्ड करके इन डेप्थ दे रहा हूँ, आप इसको बस 2 बार देख लोगे ना, उतने में ही आपका काम हो जाएगा. और वो 100 क्वेश्चंस कर लो बस. कोई एविडेंस नहीं मिला, नो एविडेंस ऑब्टेन्ड, डिस्क्लेमर. एविडेंस कंक्लूजन, एविडेंस मिला
और कंक्लूजन ये है मिसस्टेटेड। दो एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन दो, एडवर्स ओपिनियन दो कि भैया फालतू है, सीधी सी बात, स्टेटमेंट फालतू है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। अब आया कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलती है? वही सेम, इसको एक काम करो वैसे ही बना लो, बढ़िया लगेगा देखने में। इफ नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, इफ नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड मतलब कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया है, तो एडवर्स। ठीक है, इफ कंसिस्टेंटली अप्लाइड, इसमें एक और मैं बता दूंगा जो ऐसे में नहीं दिया हुआ है, जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। इफ कंसिस्टेंटली अप्लाइड, क्लियर। एक पता है क्या होता है कि कंसिस्टेंट नहीं होता है, चेंज किया होता है, लेकिन उसके बाद भी चेंज को एकदम प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया होता है बुक्स में, तब फिर क्या बोलते हैं हम लोग कि सब सही है, तब फिर सही है। सर मेरे लॉ और ऑडिट का प्लीज कॉम्बो दे दो। हाँ, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा दिखा रहा है, इट इज़ ओनली 1 hour 58 minutes। ठीक है, फिर एडवर्स हुआ, क्लियर हुआ, कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुआ, ओपनिंग बैलेंस और कंसिस्टेंटली अप्लाइड। अब दूसरा पॉइंट आया मॉडिफिकेशन का, दूसरा पॉइंट आया मॉडिफिकेशन का कि भैया जो रिटायरिंग ऑडिटर था, द प्रीवियस ईयर का ऑडिटर, वो रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करके गया है, कुछ तामझाम करके गया, वो मॉडिफिकेशन करके गया है। इफ द ओपिनियन ऑफ predecessor if the opinion of predecessor auditor is relevant and uncorrected by management, modify current year's report। भैया अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है, ठीक है, उसने भी कुछ नहीं बोला, मेरा जो उसका जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है उसने भी कुछ नहीं बोला, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे पता है? ऐसे केस में क्या करेंगे कि जब उसने भी कुछ नहीं बोला है तो हम बोलेंगे भाई तू छोड़ दे, एक काम कर। ठीक है, अब हम प्रीडिसेसर ऑडिटर वाली मॉडिफिकेशन देखेंगे, वो मॉडिफिकेशन को हम चेक करेंगे कि वो मॉडिफिकेशन मेरे हिसाब से है कि नहीं, कि मेरे हिसाब से रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से रेलेवेंट है कि नहीं, मेरे हिसाब से वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। अगर मेरे हिसाब से वो रेलेवेंट नहीं है तो छोड़ दो, हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम क्लियर ओपिनियन दे देंगे। अगर मेरे हिसाब से वो रेलेवेंट है प्लस मैनेजमेंट ने कोई स्टेप ही नहीं लिया है करेक्शन के लिए, तब उस केस में हम बोलेंगे कि नहीं भैया हमको कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि नहीं, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये आपका ऐसे 510 खत्म हो गया। कहाँ हो तुम? पाँच सौ 10 खत्म हो गया। ठीक है, अब आया सर अगला ऐसे
520, ठीक है, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर ARP, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर ARP। देखो सर बेसिकली ARP होता क्या है? ARP इज नथिंग, इट्स कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, मतलब ऑडिट खत्म होने के दौरान ऑडिटर ना क्या करता है, एक कंपैरिजन ऑफ रेशियो ट्रेंड एनालिसिस करता है, ये देखने के लिए कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की, ठीक है, और जो वो ओपिनियन दे रहा है एंटिटी के बारे में, उन दोनों में तान तान बोल रहे हैं तालमेल है कि नहीं, ठीक है। ऐसे 520। और बेटा देखो अभी हो सकता है कि हम लोग पूरा ये वाला ना करें, ये वाला लास्ट हो, ठीक है, बट आपको मैं इतना बता देता हूँ, अभी रात में फिर बैठूंगा, ठीक है, रात में बैठ के बाकी सारे ख़त्म करूँगा, और कल सुबह जब आप 5 बजे उठोगे उसके पहले सब कुछ इस पे अपलोड हो जाएगा, पूरी जो 700 की सीरीज़ है वो भी, ठीक है, सब कुछ। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आपको कल कुछ भी नहीं कर, कल पूरा आप दिन पढ़ो आराम से बैठ के। अभी के लिए ये ख़त्म कर लो और इनको रिवाइज करके 100 क्वेश्चन कर लो। आज का बेसिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए 100 क्वेश्चन आज हो जाने चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट 50% ऐसे कर लिया, 200 300 400 500 आधा कर लिया, 50 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। फिर कल बाकी के 500 के ऐसे 600 700 और बाकी के क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट डे केस बेस MCQs, खत्म, कहानी ओवर। एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, आना सर। सबसे पहले स्कोप क्या है? अरे ये मोटा पेन हो गया, तो मोटा पेन हो गया, मोटा पेन, मोटा पेन हो गया, मोटा पेन हो गया, क्या दें? आइए, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर, उसको बुला। मेरी बहन का नंबर नहीं है तेरे पास? है ना भाई, उसने देखो कुछ भेजा तो मैं देखा। चाहिए, मतलब शुड इट बी डन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट और नियर द एंड ऑफ द ऑडिट? तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ इट शुड बी डन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑडिट, बुक भी यही बोलता है, सो दैट ऑडिटर समझ सके कि सामने वाले और मेरे वाले के, मतलब मेरे और सामने वाले के बीच में कितनी समझ है ऑफ एंटिटीज, हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर, मतलब एंटिटी के अंदर क्या चल रहा है और ऑडिटर की उसकी समझ, ठीक है। सो एनालिटिकल प्रोसीडियर इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रेशियोज बिटवीन, कंपैरिजन ऑफ रेशियो या ट्रेंड एनालिसिस एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, 3 बार बोल दो, कमेंट में लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा। स्कोप, this essay deals with auditors' use of analytical procedures as substantive procedures for obtaining audit evidence. For obtaining audit evidence. नेक्स्ट, ये स्कोप हो गया, अब आया ऑब्जेक्टिव। टू ऑब्टेन
sufficient and appropriate audit evidence, to obtain sufficient and appropriate audit evidence. और लास्ट में टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीडियर.